हेलो एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। साथियों, आज हम यहाँ पर सीटेट पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए कंप्लीट पेडागोजी डिस्कस करेंगे कि पेडागोजी में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, प्लस सीडीपी के साथ साथ में आप एक पेडागोजी को सभी सब्जेक्ट, चाहे वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, ईवीएस हो, मैथ्स हो, संस्कृत हो या पेपर 2 के लिए साइंस और एसएसटी हो, उसमें अप्लाई कैसे करेंगे। देखिएगा, पेडागोजी हम सभी को आती है, लेकिन पेपर में अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होता है, उसी क्वेश्चन का आंसर कोई ऑप्शन बी लगा कर आता है, कोई ऑप्शन सी लगा कर आता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे उसमें ये देखिएगा कॉन्सेप्ट को समझकर कि जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसमें से आपको कैसे किसी एक सही एप्रोप्रिएट आंसर पर जाना है। पेडागोजी के क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे होते हैं कि आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। अब उसमें आपको पकड़ बनानी है वो ट्रिक के साथ में प्लस कॉन्सेप्ट के साथ में कि चारों में से सही पे सबसे सही कौन सा है, वो आंसर चूज करना मेन पेडागोजी को समझना है। अब देखिएगा, पेडागोजी है क्या? शिक्षण शास्त्र। तो आप इसी को समझ लीजिए कि बेसिकली पेडागोजी है क्या, हम उसमें करते क्या है। उसमें हमें बताया क्या गया है कि बच्चे को हम कैसे पढ़ाएं, किस किस गतिविधियों द्वारा पढ़ाएं और बच्चे के प्रति हमारा जो लय है, पढ़ाने का जो माहौल हम क्रिएट करते हैं क्लास में, वो कैसा होना चाहिए। ओवरऑल संपूर्ण शिक्षण हम बच्चे के साथ में कैसे करते हैं, यही हमारी पूरी क्या है, पेडागोजी। अब देखिएगा, हम चलते हैं हमारे सेशन की ओर। देखिए, यहाँ पर मैंने कंप्लीट सीडीपी को रखा है। मेन आपका जो बेस है वो सीडीपी है, उससे आप हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, एसएसटी सारे सब्जेक्ट्स पर कैसे पहुंचेंगे। अब देखिएगा, आपकी पेडागोजी आपको लगता है कि 75 मार्क्स प्लस 75 मार्क्स का कंटेंट, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो पेडागोजी आपकी 75 मार्क्स की जगह पे 90 मार्क्स को कवर करती है। 4 सब्जेक्ट आपके हो गए तो 15 गुणे 4 आपके 60 नंबर पेडागोजी, प्लस जो 30 नंबर का सीडीपी है वो भी आपकी उसमें पेडागोजी ही यूज होती है। तो आप टोटल 90 नंबर ला सकते हैं। कैसे? सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझिए, उससे बाकी सब्जेक्ट्स को रिलेट करिए। वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका कौन होगा, ध्यान दीजिएगा, सेशन में पूरा बने रहिएगा, आपको सब बात समझ में आ जाएगी। सीडीपी, देखिए सीडीपी के अंदर हम पढ़ते क्या है, जो हमारी चाइल्ड साइकोल डेवलपमेंट साइकोलॉजी होती है, बाल विकास, उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि बालक हमारा क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। विभिन्न विकास की अवस्थाओं में जब बालक हमारा 4 वर्ष का है, 5 वर्ष का है, प्राइमरी में जा रहा है, फिर जूनियर में जा रहा है, तो उसकी अवधारणा, उसकी रुचियां कैसी बन रही हैं, यही सब तो हम बाल विकास में पढ़ते हैं। और आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, यहाँ पर मैं वही लेकर आई हूँ, मेरे कोई अपने क्वेश्चन नहीं है, तो उसमें आप ये देखेंगे कि उन्हीं इसी से रिलेट पेडागोजी आपकी पूछी जाती है। हिंदी है आपका, इंग्लिश है, संस्कृत है, ये आपके भाषा शिक्षण है। तो इसमें जब आप सीडीपी कंप्लीट, उस सीडीपी की पेडागोजी पढ़ लेंगे, उसमें भी आपको परिवेश समझ में आएगा। बच्चा भाषा कहाँ से अर्जित करता है, अधिगम उसका कैसे होता है, तो परिवेश से, वातावरण से, माहौल से। इसी तरीके से मैथ्स, एसएसटी, साइंस, हम सभी को देखेंगे कि कैसे एक सब्जेक्ट, आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीडीपी, इसको तैयार करने से आपके बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी कैसे, उसमें एप्लीकेशन उसका होगा, कैसे यूज होगी, हम ये देखेंगे। और एक चीज आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, सीटेट पूरा आपने अगर सीडीपी इस सब्जेक्ट को कंप्लीट फोकस कर लिया, आप सीटेट ऐसे ही क्वालिफाई कर सकते हैं। प्लस जो 15-15 नंबर के कंटेंट के मार्क्स होते हैं वो आपको हिंदी में देखना पड़ेगा, थोड़ी सी उसकी ग्रामर, मैथ्स आपको वो क्वेश्चंस अप्लाई करने पड़ेंगे कंटेंट वाले उसके, फिर इंग्लिश की थोड़ी बहुत ग्रामर और पैसेज। ये 15 नंबर के कंटेंट आपके अलग हैं, प्लस पूरी सीडीपी आपने अगर समझ ली तो 90 नंबर में पेपर तो आप ऐसे ही क्वालिफाई कर जा रहे हैं, कंटेंट के मार्क्स वो आपके अलग ऐड हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि हम कैसे समझेंगे। अब सीडीपी में भी मेन आपके, मैंने यहाँ पर 5 टॉपिक्स लिए हैं, उनका बेस समझ के, उनको बेसिक आप पूरा तैयार करके कैसे पेडागोजी सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एनसीएफ।
देखिएगा एनसीएफ 2005 आप पूरा पढ़ लीजिए। इसमें आपको बताया गया है बिना बोझ की शिक्षा और शिक्षा को वास्तविक जीवन से कैसे जोड़ें, प्लस बच्चे के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, क्लास के अंदर का वातावरण कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें आपके एनसीएफ में बताई गई हैं। इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई, मीन्स आप टाइम टू टाइम रेगुलर जो सतत मूल्यांकन करेंगे वो कैसे करेंगे, कब करेंगे, व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या क्या आता है। याद रखिएगा बच्चे को हमें ग्रेडिंग में नहीं बांटना है, बच्चे का कैसे भी किसी भी वर्ग में समूह में हमें विभेदीकरण अलगाव नहीं करना है, समावेशी शिक्षा देनी है, एकीकृत शिक्षा देनी है। इन सारी चीज़ों को, ये कुछ टैग वर्ड्स हैं जो हम आगे देखेंगे, वही ट्रिक अप्लाई करेंगे। ये एक बेस बनाकर चलिए। देखिए सीडीपी में आप चाइल्ड सेंटर्ड होकर चलिए, बच्चे को केंद्र में रखकर चलिए, ना कि शिक्षक को। आपका सीडीपी का पेपर, आपका पूरा सीटेट का पेपर बहुत ही आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिएगा शिक्षण विधियां। आप अगर शिक्षण विधियां पढ़ लेते हैं, आपने एनसीएफ तैयार किया, फिर आपने मूल्यांकन देख लिए कि किस प्रकार हम बच्चे के किस टाइम पर कैसे मूल्यांकन करेंगे, प्लस शिक्षण विधियां, आगमन विधि, निगमन विधि, कब उदाहरण देकर आप उसको रूल बताएंगे, कब रूल बताकर एग्जाम्पल बताएंगे, प्रोजेक्ट क्या है, प्रत्यक्ष विधि क्या है, विश्लेषण कैसे बच्चे का करेंगे, संश्लेषण में टोटल क्या आएगा। इस तरीके से जब आप विधियों को समझ लेंगे तो आप ये भी तो पढ़ेंगे कि प्राइमरी में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं जब बच्चा हमारा 6 वर्ष का होता है, प्लस जब बच्चा जूनियर कक्षा 6 से 8 में जाता है तो हम निगमन विधि यूज करते हैं, ये कैसे यूज करेंगे। ये सारी विधियां आप पढ़ लेंगे। इसके बाद में आप जब पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपकी पेडागोजी वहीं से सॉल्व होती चली जाएगी। अगला आप देखिएगा डिसएबिलिटीज, अधिगम अक्षमता, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अफेजिया, डिसमीथिया, ये सारी हमें जो अक्षमताएं हैं अधिगम की वो पढ़नी है। इनसे भी बच्चे को, देखिए ये मेन टॉपिक हम ले क्यों रहे हैं, बच्चे की समझ हमें विकसित करनी है मेन सीटेट के पेपर में, कि बच्चे के प्रति हम अपनी समझ क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो आप सारी ये अधिगम अक्षमताएं पढ़िएगा कि कब बच्चे को इस चीज की परेशानी है। इसके क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, बच्चे को ऐसे वो सही से पढ़ नहीं पा रहा है, वो सही से ऐसे उसकी लिपसिंग नहीं हो रही है वर्ड के प्रति, अक्षरों के प्रति, तो कौन सी उसमें अक्षमता है। फिर देखिएगा टीएलएम मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीएलएम मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। अब इसमें आप पढ़ेंगे कि कब हम ऑडियो यूज करेंगे, कौन सी ऑडियो में टेप रिकॉर्डर की सामग्री, कौन सी वीडियो, कौन सी ऑडियो वीडियो, और कब अबेकस जियो बोर्ड। अब आप देखिएगा जब आप पूरा टीएलएम पढ़ेंगे ना तो आपको वही टीएलएम ईवीएस में, जैसे हम ईवीएस में कैसे यूज करेंगे, बच्चों को कोई चार्ट बना के दिखाएंगे या बच्चों को खुद हम कोई गतिविधि देंगे, आप ये करके आइए। अबेकस और जियो बोर्ड देखिए कैसे आप मैथ्स में यूज करेंगे। अबेकस में क्या होता है, आप बेसिक काउंटिंग बच्चों को सिखाते हैं, जोड़ घटाना इसके द्वारा सिखाते हैं, प्लस फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, जातीय मान, ये सब निकालना सिखाते हैं। जियो बोर्ड में आप बच्चे को बेसिक ज्यामिति, बेसिक जियोमेट्री सिखाते हैं, प्लस ज़्यादातर क्या इसमें स्पेशल रहेगा आपके 2D शेप्स, चाहे वो सर्किल हो, आपका रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, इनके बारे में आप बच्चों को बताते हैं। तो टीएलएम जब आप पूरी टीचिंग लर्निंग मटेरियल पढ़ लेंगे और कौन सी स्टेज पर कौन सा मटेरियल आप बच्चे को अच्छी समझ देने के लिए यूज करेंगे, ये सारा आपका पेडागोजी में आगे यूज होगा। फिर देखिएगा आप एक नज़र एनईपी नेशनल आपकी कौन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस पे डालिएगा, प्लस आरटीई पे भी आप एक नज़र डाल लीजिएगा। मैंने फिर से आपको रिवाइज करवा दूं, जो भी सारे आपके मेन बेसिक पॉइंट्स हैं, एनसीएफ आपको पढ़ना है, सतत और व्यापक मूल्यांकन पढ़ना है, सारी शिक्षण विधियां पढ़नी है, डिसेबिलिटीज अधिगम अक्षमताएं देखनी है, टीएलएम देखना है, प्लस एनईपी और आरटीई देख लीजिएगा।
अब मेन आप सीटेट के पेपर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा कर चलिए कि शिक्षा का उद्देश्य एज ए टीचर, एज ए शिक्षक, आप जो बच्चे को शिक्षा आप दे रहे हैं उसका उद्देश्य बच्चों को सिखाना और उनके कौशलों को बढ़ाना है, ना कि परीक्षा में पास करवाना। अब देखिएगा कौशलों को बढ़ाना कैसे, विभिन्न गतिविधियों द्वारा। हमें बच्चे को किसी भी एक चीज में बाध्य नहीं करना है, बांधना नहीं है। अब उसके साथ में नेटिव लैंग्वेज, मातृभाषा के साथ में उसे अन्य भाषाएं, उसे बहुभाषी बनाना है, विभिन्न गतिविधियां करानी है, बच्चे को उसकी रुचि के हिसाब से पढ़ाना है, परीक्षा में पास कराने हेतु पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कराना है, प्लस बच्चे को कोई भी ग्रेडिंग के आधार पे हमें विभाजित नहीं करना है। ये बेसिक पॉइंट लेकर चलिएगा, इससे आपके कंटेंट के क्वेश्चन होंगे। प्लस पेपर 1, पेपर 2 के लिए पेडागोजी आपकी इसी ट्रिक के साथ में हो जाएगी। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक एक करके सारे सब्जेक्ट के देखेंगे। ये प्रश्न मैंने सीटेट 2018-19-20 के प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हैं, मेरे अपने प्रश्न नहीं है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करें, आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। अब देखते हैं हिंदी पेडागोजी का पहला प्रश्न। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। आप बच्चे को जब भाषा शिक्षण सिखाएंगे विद्यालय में तो सबसे पहले आपकी गतिविधि क्या रहेगी बच्चे के प्रति? ए, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बी, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, सी, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, और डी, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। अब देखिएगा यहाँ पर आपने हिंदी पेडागोजी को कुछ भी अलग से स्पेशल नहीं पढ़ा है, आपने सीडीपी पढ़ी है, उसमें बच्चे को बिल्कुल अच्छे से सारे स्टेज उसके समझे हैं। अब यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें एक हिसाब से हाँ ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि लिखित क्षमता भी पहचाननी चाहिए, सहज भाषाई भी क्षमता होनी चाहिए, मौखिक अभिव्यक्ति को भी पहचानना चाहिए, प्लस बच्चे की पठन क्षमता भी होनी चाहिए। लेकिन पेडागोजी का सार यही है कि सारे ऑप्शन को आपको एक ऑप्शन में मिक्स करना है, इंटीग्रेटेड एकीकृत ऑप्शन को चूज करना है। तो देखिएगा यहाँ से आपका ऑप्शन बी एकदम सही होगा, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। इसमें जब आपका लिखित क्षमता भी आ गया, मौखिक भी आ गया, पठन क्षमता भी आ गया, मीन्स बच्चे की जो भी बच्चे को सरल तरीके से हम सिखा सकते हैं, उसकी जो ऐसी भाषाई क्षमता है हमको सबसे पहले उस पर वर्क करना पड़ेगा। अब चलते हैं, इसी में हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। प्राथमिक स्तर पर बच्चा 1 to 5th क्लास का होगा तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या ज़्यादा जरूरी है? कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें। अब देखिएगा आपको चाइल्ड सेंटर्ड होकर चलना है। कैसे आप एक जब अपना माइंड डेवलप कर लेंगे सीडीपी को टोटल पढ़कर, फिर जो पेडागोजी होगी आप हर सब्जेक्ट की सॉल्व कर लेंगे। अब आप सोचिए जब आप छोटे थे, आप 1 to 5th में थे, तो आपका सबसे पहले जो ध्यान था वो कैसे जाता था? तो जब हम क्लासरूम में जाते थे, बुक तो जब मैम ओपन या सर ओपन करवाते थे तब ओपन होती थी, तो आस पास का जो परिवेश था, जो माहौल था, सबसे पहले हाँ दीवार पे ये वाली बनी, अच्छा सामने क्या है आपके सिंबल्स बने, ए फॉर एप्पल तो सेब, तो हम ए को देखते ही समझ जाते थे ये क्या है, ये एप्पल है, ए का मतलब ही हमारे लिए एप्पल होता था, सेब होता था। तो यहाँ से सबसे सटीक आपका आंसर होगा। ऐसे तो आपको रंगीन पाठ्य पुस्तकें भी सही है, पर हम एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ से चूज करेंगे, वो ऑप्शन 1 आपका कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। यहाँ पर इसके साथ हम जाएंगे। अब देखिएगा क्या आपको इसके लिए कुछ अलग से पेडागोजी हिंदी समझने की जरूरत पड़ी? तो नहीं, आप हिंदी जरूर पढ़िएगा, सारे सब्जेक्ट जरूर पढ़िएगा, लेकिन कंटेंट के लिए पेडागोजी में आप एक बेसिक समझ लेकर चलिए। कम समय में अच्छे तरीके से तैयारी ऐसे ही होगी, मैंने भी इसी तरीके से की थी। यदि आपको मेरे पेपर की स्ट्रेटजी वीडियो देखनी है, प्लस सीडीपी, ईवीएस, इंग्लिश, मैंने सारे मैराथन करवा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आप जाकर उन्हें देख लीजिए। अब हम चलते हैं मैथ्स पेडागोजी की ओर। तो पहला प्रश्न है आपका,
प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर आपसे कह रहा है किस पर नहीं होना चाहिए। तो जब प्राथमिक स्तर पर बच्चा होगा, ऑप्शन देखते हैं, तर्क कौशल का विकास होना चाहिए। अब यहाँ से आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, गणित में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एनसीएफ भी कहता है बच्चे को तर्क कौशल दीजिए। गणित में आप बच्चे को गिनती तो सिखाएंगे ही, जोड़ घटाना सिखाएंगे ही, लेकिन मेन एनसीएफ हम इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा एनसीएफ पढ़ेंगे। पर सब्जेक्ट आपकी कंप्लीट मैराथन एनसीएफ की आएगी। बने रहिएगा हमारे साथ। इस बार आप सीटेट के पेपर को बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे। बस पॉजिटिव वे में पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलिएगा और बच्चे को भी आपको पॉजिटिव ही रखना है। अब देखिएगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इनमें आप बच्चे को भाषाई कौशल सिखाते हैं, प्लस ईवीएस आपका पर्यावरण अध्ययन, साइंस विज्ञान, प्लस एसएसटी सामाजिक अध्ययन। इन 3 पेपर में आप बच्चे को व्यावहारिक ज्ञान ज्यादा सिखाते हैं, प्लस गणित में आप बच्चे को तर्क कौशल सिखाते हैं। और एनसीएफ में भी बोला गया है कि गणित में हम बच्चे का पूरा गणितीयकरण करेंगे। अब देखिएगा यहाँ से कौन सा गलत है, ऑप्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट हमारा सही है कि हम तर्क कौशल का विकास करेंगे, गणितीय अवधारणाओं को भी समझाएंगे, गणितीय भाषा का भी विकास करेंगे। फोर्थ ऑप्शन है आपका गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। अब देखिए, आपको भी ये अच्छा लग रहा होगा, या आप इस कॉन्सेप्ट पे जाते हैं ना कि जो लाइन बड़ी हो वो आंसर टिक मारे। अगर आप हमेशा कहीं कहीं पे ये यूजफुल होता है, लेकिन आप अगर सीटेट के पेपर में हमेशा बड़ी लाइन के पीछे जाएंगे, मेन बस मेरे कहने का मोटो आपसे यही है, उद्देश्य यही है कि आप इसका बेस समझिए। सीटेट का पेपर सीडीपी के टोटल कॉन्सेप्ट पे ही बना होता है, इस बात को आप समझ लीजिए। अब यहाँ से जो एक निगेटिव वर्ड हमें मिल रहा है, गणित की समस्याओं का जवाब देना ठीक है, लेकिन ये जो सटीकता मिल रहा है ये निगेटिव वर्ड है। सटीकता से मतलब ये है कि बच्चे को आप बस यही सिखाएंगे कि हाँ 5 में 5 जोड़ते हैं यही 10 होता है, इसका एक सटीक आंसर है। नहीं, आपको बच्चे को सिर्फ एक फिक्स आंसर कि नहीं मुझे सही ही बताओ, क्या जो जवाब दो सटीक दो, सही दो नहीं। बच्चे को गलत आ रहा है तो बच्चे वो भी बताए, बच्चा क्या सोच रहा है आपको यही तो जानना है। बच्चा जो शैतानी कर रहा है, जो गलत प्रश्न का उत्तर दे रहा है, बच्चा रुचि नहीं ले रहा है, इसके पीछे के आपको कारण को ही समझना है। आप कारण समझेंगे, निदान देखेंगे, तभी उसकी उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उस बच्चे की समस्या को क्या करेंगे, हल करेंगे। इन बातों का ध्यान रखिएगा। यहाँ से यह ऑप्शन आपका डी गलत होगा और इस क्वेश्चन के हिसाब से यह ऑप्शन आप टिक करेंगे। अब देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ, माप मीन्स मेजरमेंट का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब आप यहाँ से सही ऑप्शन को चूज करेंगे। तो फर्स्ट है, अप्रामाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रामाणिक मापों के बाद में करना चाहिए। अब यहाँ से आप देखिएगा, मैथ्स में अप्रामाणिक और प्रामाणिक मापें होती क्या है। तो 1 to 5th में जो प्राइमरी में आपका बच्चा है, अप्रामाणिक माप का मतलब जैसे आप बच्चे को बता रहे हैं कि उसको वहां पे जाना है, तो इस तरीके से बता दे। अप्रामाणिक मतलब कोई माप आप मेजरमेंट मीटर के तौर पे नहीं लेंगे, किलोमीटर के तौर पे नहीं लेंगे। अप्रामाणिक में आप बच्चे को बताते हैं बेटा 4 कदम स्कूल से ऐसे फ्रंट में बाहर चलना, फिर थोड़ा सा दाएं मुड़कर 3 कदम चलना, फिर ये वाली शॉप मिल जाएगी। प्रामाणिक माप में आप बच्चे को बताएंगे कि बच्चा ये आप अपने क्लासरूम से आगे कितना 50 मीटर जाइएगा, फिर वहां से लेफ्ट होकर आप 100 मीटर और चलेंगे, इस तरीके से। तो आप अपने माइंड से, आप अपने बेसिक नॉलेज से, कॉमन सेंस से सोचिए कि छोटा बच्चा है आपका प्राइमरी लेवल का, वो मीटर, किलोमीटर इसको जल्दी समझेगा या फिर कदमों को समझेगा। हमें बचपन में सिखाया भी जाता था कि एक कदम हमारा कितना होता था, 1 मीटर के बराबर होता था, ऐसा बोला जाता था। तो आप अब यहाँ से जो सही ऑप्शन लगाएंगे वो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि प्रामाणिक मापों का उपयोग हम अप्रामाणिक माप के बाद में करेंगे। मतलब पहले हम बच्चों को कदमों को ऐसे इस तरीके से इंडिकेट करके सिखाएंगे मैथ्स को या मेजरमेंट को बेसिक, और फिर हम उसको धीरे धीरे फिर किलोमीटर बेटा क्या होता है, मीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, इस ओर में ले जाएंगे। तो देखा, एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बना और आपकी हर सब्जेक्ट की पेडागोजी सॉल्व होती जा रही है।
अब हम आगे यहाँ से देखेंगे ईवीएस। तो ईवीएस की पेडागोजी मैंने आपको बताया, मैथ्स में तर्क कौशल, हिंदी इंग्लिश संस्कृत में भाषाई विकास पे ध्यान दीजिएगा। ईवीएस में व्यावहारिक ज्ञान, साइंस में भी व्यवहार पर जोर, एसएसटी में भी हमारे व्यवहार पर जोर। अब देखिएगा निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन बच्चों की सक्रिय भागीदारी, सेकेंड है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, थर्ड पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, फोर्थ है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। अब देखिए पर्यावरण तो आपका क्या करता है, ये क्वेश्चन में आपका क्या था कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। फिर यहाँ से देखिएगा ऐसे तो आपका सक्रिय भागीदारी भी होनी चाहिए, पर्यावरण अध्ययन को बाहर से भी जोड़ना चाहिए, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना चाहिए। सारे सही लग रहे हैं, बस खाली थोड़ा सा निगेटिव में आपका बी ऑप्शन जाएगा कि बच्चे को शिक्षकों के ज्ञान से नहीं जोड़ना है। मीन्स कि बच्चे को शिक्षकों के ज्ञान पे जोड़ते हुए देखिए आपके एनसीएफ में शिक्षक को क्या बताया गया है, ध्यान रखिएगा, सुविधादाता। टीचर आप बच्चे के लिए एक फैसिलिटेटर है, सुविधादाता है, इससे ज़्यादा आप बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे बच्चा साइकिल को चलाना सीखना चाहता है, साइकिल पे खुद बैठेगा, हैंडल खुद पकड़ेगा, आपको क्या करना है एज ए फैसिलिटेटर आपको उसको पीछे से थोड़ा सा जोर देकर हल्का सा पुश करके उसे और आगे बढ़ाना। अब देखिएगा इस क्वेश्चन सही आंसर आपके ऑप्शन कौन से होंगे, देखिएगा ए जो कि सही है, फिर देखिएगा आपका ऑप्शन बी ये नहीं उतना अप्रोप्रिएट है, सी आपका ये वाला सही है, और ऑप्शन डी बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना ये सही है। अब यहाँ से देखिएगा आपका ए बी सी सी डी ऐसे करके पूछ रहा है, तो आप बी को छोड़ के बाकी ऑप्शंस पे जाएंगे। अगर आपसे ये ए बी बी सी ऐसे करके ना देता ऑप्शन कि ए डी ये सब क्या है, सिर्फ एक बोलता, तो आप सक्रिय भागीदारी में जाते, वो सबको समावेश कर रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी आपका, ए सी और डी। अब देखिएगा अगला ईवीएस में आपका क्वेश्चन है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि समुदाय, अब आप देखते हैं ना कि ईवीएस का पहला चैप्टर, देखिए मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी भी ईवीएस की मैराथन कराई है, 5th क्लास 4th क्लास 3rd क्लास की पूरा एक वीडियो में, आप वहां से जाके देखिएगा। ईवीएस में आपका पहला चैप्टर ही जब आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो परिवार को क्या बोला गया है, बच्चे के लिए प्रथम समाज, विद्यालय को बच्चे के लिए द्वितीय समाज। तो आपका जो समुदाय है उसके लिए जो शिक्षण और अधिगम संसाधन ये कैसे है, देखिएगा समुदाय बहुत ही प्रमुख शिक्षण साधन है कैसे, तो ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है, सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है, ये ऑप्शन होंगे ही नहीं। तो समुदाय आपका कैसे आपके लिए एक अधिगम का साधन है, क्योंकि ये बच्चे को, आप बच्चे को क्या बताएंगे कि ये कैसे उसके लिए है, ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। हमें बच्चे को अवसर देना है सीखने के लिए विभिन्न उपक्रमों द्वारा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश पेडागोजी पर। तो देखिए यहाँ पर हम एक पेडागोजी की सिर्फ समझ लेकर चल रहे हैं, एक पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के लिए पेडागोजी को तो नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारे सारे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, आप इसी कॉन्सेप्ट को समझिए। पहला क्वेश्चन है आपका, स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरीज play an important role because stories. Option A, use many structures of grammar and help children to learn them. Present language as a whole. Help the teacher to maintain क्लासरूम डिसिप्लिन, थोड़ा शोर अवॉइड करिएगा। हेल्प टू टीच एंड लर्न न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स। अब फिर देखिएगा कि पेडागोजी क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। सही तो सारे लग रहे हैं, लेकिन सबसे सही क्या है जिसमें सब हमारा इंटीग्रेटेड हो जाए, तो आपका ये ऑप्शन, अब आप यहाँ से अगर बड़े ऑप्शन की ओर जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चे को हमें नए शब्द सिखाने हैं, फिर बच्चे को हमें क्या है, हेल्प करनी है मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन में।
आपको ग्रामर भी बच्चे को ठीक है सिखानी है, लेकिन ऑप्शन बी आपका सबका समावेश है, प्रेजेंट लैंग्वेज एज ए होल। आपको जो बच्चे को हम हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में क्या भाषाई क्षमता दे रहे हैं, तो आपको बच्चे को जो लैंग्वेज सिखानी है वो ऐसे बच्चे को सिखानी है कि आप स्टोरी टेलिंग भी करें। तो उसमें क्या करते हैं कि बच्चा एक कंप्लीट लैंग्वेज उसके साथ में समझता है। जब हम कहानी सुनाते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं सुनाते हैं कि बच्चे को ग्रामर सिखाएं, सिर्फ इसलिए भी नहीं सुनाते हैं कि बच्चा उस कहानी में यूज कठिन शब्दों को सीखे, इसलिए सुनाते हैं कि बच्चे को कहानी सुनाना, दिखाना, चित्रों को दिखाना स्टोरी टेलिंग द्वारा, कि बच्चा एक कंप्लीट लैंग्वेज को समझने का प्रयास करे। अब देखिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं इंग्लिश में। आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग। तो जो लर्निंग का, सीखने का, अधिगम का आइकॉनिक मोड है वो क्या है? इमेजेस एंड डायग्राम्स। ठीक है, चित्रों के द्वारा भी हम सिखाते हैं बच्चे को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, ये भी सही है। अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज एंड सिंबल्स। फिर यहाँ से देखिएगा, ज़्यादातर मैंने प्रीवियस ईयर के वही क्वेश्चन लिए कि आप इस बात को पकड़ें कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कैसे लगाएंगे। हमारा साथी बी लगा के आता है, हम सी लगा के आते हैं, आयोग फिर उसका आंसर कुछ और देता है। तो इन चीज़ों में आपको अपने प्रश्नों के वेटेज को कम नहीं करना है। यही आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है, पेडागोजी की समझ, यही आपको कब 90 से 100 पार 120 प्लस करा देगी, आप जान भी नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ को समझिएगा। अब यहाँ से जो सारे आंसर आप देखेंगे सब सही लग रहे हैं, लेकिन उनमें जो एक आपका कंप्लीट आंसर बताएगा वो है ऑप्शन सी, अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। हमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को शामिल करना है बच्चे को सिखाने में। उसमें आपके सिंबल्स भी हैं, उसमें आपके डायग्राम्स भी हैं, उसमें आपके इमेजेस हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब नेक्स्ट देखिएगा संस्कृत पेडागोजी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अनुमानम प्रेडिक्शन एकम उपकौशलम अस्ति। तो आपका जो उपकौशल है वो कौन से हैं? जो कौशल, अब देखिएगा हमने संस्कृत तो अलग से नहीं पढ़ी है पेडागोजी के लिए, लेकिन जब सीडीपी पढ़ी थी या ऑल रीजनिंग पढ़ी थी, हमने उसी में देख लिए थे कि हमारे कौशल मेन कौन से होते हैं? 4। बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? सुनना। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले ये फिर बोलना, नहीं, सुनना बोलना एक साथ में भी होता है। तो सुनना, बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो ये जो LSRW ये कौशल हैं, ये आपने पढ़े ऑल ओवर हैं, लेकिन यूज आपके कहाँ देखिए हो रहे हैं? संस्कृत में, या आपके इंग्लिश में भी यूज होंगे, हिंदी में भी, या आपके मैथ्स में भी यूज होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा देखिएगा ऑप्शन बी, पठनस्य। तो जो रीडिंग है चारों में से ये भी एक प्रकार का कौशल है। नेक्स्ट देखिएगा श्रवण कौशल शिक्षणे उपयोगी अस्ति। मीन्स श्रवण कौशल का के शिक्षण में आपकी कौन सी चीज उपयोगी है? अब देखिएगा मैंने आपसे कहा शिक्षण विधियां पढ़िए, इसीलिए पढ़िए, TLM पढ़िए, टीचिंग लर्निंग मेथड आप ऑल ओवर पढ़ेंगे ना, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, लेकिन वो यूज आपके सारे सब्जेक्ट में होंगे, ऑल ओवर सीटेट के पेपर में होंगे। तो यहाँ से अगर आप जानते हैं कि सुनने के लिए कौन सा मटेरियल है, तो टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगला हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस। तो साइंस का पेडागोजी का क्वेश्चन आप देखिएगा। NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका अर्थ क्या है? विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे, अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त रखने में सक्षम हो। तो ऐसे तो शिक्षा नहीं देंगे हम बालक को कि बालक को वो व्यस्त रखने में सक्षम हो, सीखे कुछ ना, बस उसमें बिजी रहे पूरा दिन। ये आंसर आपका नहीं। विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए। ठीक है, ये सही है। विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है कि आसान जीवन की परिभाषा क्या है। हमें बच्चे का सर्वांगीण चहुमुखी विकास करना है। तो यहाँ से आप देखिएगा ऑप्शन ए मोस्ट अप्रोप्रिएट आप जाएंगे कि विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। मीन्स बच्चा कार्य क्या क्या करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, इन सारी चीज़ों की समझ विकसित करने के लिए तैयार हो जाए। हमें बच्चे को अनुप्रयोग करने की समझ विकसित हो जाए, ऐसा विज्ञान बच्चे को हमें सिखाना है। अब देखिएगा निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का उद्देश्य नहीं है? देखिएगा ये आपका लेवल 2 का साइंस का क्वेश्चन है, वो भी लेवल 2 साइंस के लिए ही था कि उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना,
जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, ये भी सही है, पहला वाला भी सही था। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ये भी सही है। ऑप्शन डी है अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। यहाँ से आपका निगेटिव आंसर ये जाएगा। अभी हम आगे पॉजिटिव टैग वर्ड्स देखेंगे कि नहीं। अब पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर तो हमें बल ही नहीं देना। फिर यहाँ से देखिए मैं क्यों कह रही हूँ, आप एनसीएफ पढ़िए या शिक्षण विधियां पढ़िए या मूल्यांकन पढ़िए, क्योंकि आपको साइंस की पेडागॉजी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं थी। आप एनसीएफ पढ़ते, उसी में बोला गया है कि रोड सिस्टम बिल्कुल नहीं चलाना है, रटंत विद्या नहीं बनानी है, बच्चे की समझ, बच्चे को कॉन्टेक्स्ट लेकर पढ़ाना है, संदर्भ में पढ़ाना है, उसकी समझ विकसित करनी है। तो परिभाषाओं पर तो हमें बल देना ही नहीं है, ये आंसर यहाँ से होगा। नेक्स्ट देखिएगा एसएससी सामाजिक अध्ययन पेडागॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन ए कि इतिहास शिक्षण जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या होगा। भूतकाल में क्या घटित हुआ ये बताना, भूतकाल में ये कैसे घटित हुआ ये याद रखना, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता का विकास करना। अब देखिएगा ऑप्शन ए, यहाँ से भूतकाल में क्या घटित हुआ, कैसे घटित हुआ, इस पर तो पूरा जोर, उद्देश्य पूछ रहा है, मूल उद्देश्य की बात है। बहुत से लोग अब यहाँ से ऑप्शन 3 और 4 में कंफ्यूज होंगे। ज्यादातर लोग सोचेंगे कि अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता का विकास करना, लेकिन ऑप्शन 3 यहाँ पर तीसरा सही होगा 3, और वो कैसे ये देखिएगा कि ठीक है एप्रोप्रिएट आपका चौथा भी था कि अधिगम क्षमताओं का क्रियात्मक रूप से विकास करेंगे, लेकिन बात हम यहाँ पर एसएसटी की कर रहे हैं। क्रियात्मक गतिविधियों का ज्यादातर आप यूज देखिएगा, आपको बिल्कुल माइंड ओपन करके चलिएगा। साइंस कर रहे हैं तो साइंस का सेंस, एसएसटी कर रहे हैं एसएसटी का सेंस, और आप ईवीएस कर रहे हैं उसका सेंस, मैथ कर रहे हैं तो लॉजिकल रीजनिंग तर्क कौशल उसका सेंस। तो यहाँ पर आप क्रियात्मक अगर ईवीएस या साइंस होता एक बार सोचते, उस पर हम नहीं जाएंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट वो नहीं होगा। हाँ, अगर ये ऑप्शन 3 नहीं होता तो हम उसके बारे में सोच सकते थे। ऑप्शन 3 है आपका उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। तो देखिएगा, तो आप यहाँ से देखिएगा कि वो मुद्दे हमें इतिहास पढ़ाना है, लेकिन उसको वर्तमान से जोड़कर पढ़ाना है। ये चीज़ आपको बच्चे को दिखानी सिखानी पड़ेगी कि हम आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में भी उसमें हम कैसे उससे रिलेट करके बच्चे को यह चीज़ सिखाएं। आप यहाँ पर इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपागम को चुनिए। तो देखिएगा यहाँ पर आदर्श स्थितियों को दर्शाना, मुख्य रूप से राष्ट्रीय उदाहरण प्रस्तुत करना, कठोर वास्तविक स्थितियों से परिचित कराना, इन सभी ऑप्शन को देखते हुए हम जल्दी से देखेंगे ऑप्शन 1 की ओर आप जाएंगे कि वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। इस तरीके से हम बच्चे को सामाजिक अध्ययन सिखाएंगे। अब यहाँ से देखिएगा, हमने सारे सब्जेक्ट देख लिए। कैसे मेन आज के मेरे सेशन का मोटो यही था कि पेडागॉजी अब अगर कम समय बचा है, आप अलग से पूरा नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो पर्टिकुलर 15-15 नंबर के आप कंटेंट कवर करिए हर सब्जेक्ट के, प्लस कुछ आपके जो 5 टॉपिक है एनसीएफ, ये टीएलएम, ये सब मैं भी कराऊंगी, आप यहाँ से करिएगा। अदरवाइज आप यूट्यूब पे डायरेक्ट डालिएगा, जो आपको चैनल वीडियो पसंद हो वहाँ से कीजिएगा। प्लस सीडीपी पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, पर्टिकुलर 30 नंबर के साथ में आपके जो बाकी सब्जेक्ट हैं उसमें भी ये 15-15 नंबर में आपको हेल्प करेगी, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स में चलते हैं। मैंने बताया खुद पॉजिटिव रखिए, पेपर को पॉजिटिव लीजिए, प्लस बच्चे को भी सक्रिय भूमिका में आप पॉजिटिव ही समझिए। और टैग वर्ड्स ये है कि बच्चे को आपको क्रियाशील समझना है। बच्चा क्या है, सारी एक्टिविटी करने में सक्षम है, समावेशी शिक्षा है, कक्षा को आपको सबके साथ में, और वो कार्य याद रखिएगा, बच्चे को ज़्यादातर अकेले कार्य को नहीं बोलना, जितना हम बच्चे को समूह में रख सकें। समूह में रखने से क्या होता है, आपस में चर्चा परिचर्चा होती है, उससे बच्चे को एक ही चीज़ को कई लोगों के और ऑब्जर्वेशंस मिल जाते हैं, याद रखिएगा। परियोजना कार्य देना है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग हमें करानी है।
फिर देखिएगा बच्चे की सक्रिय सहभागिता, अवसर प्रोत्साहन, बच्चे को विभिन्न गतिविधियों के लिए अवसर हमें खुद देने। यहाँ से याद रखिएगा फिर से वही बात कि शिक्षक का रोल इतना है कि बच्चे को हम कैसे तैयार करें, बाकी उसे खुद ब खुद करना है। प्रोत्साहित कीजिए, अवसर दीजिए, जो भी आप पढ़ा रहे हैं ये सारी चीजें एनसीएफ ने बोली है। दैनिक जीवन से जोड़िए, बच्चे को जो भी सिर्फ बुकिस्ट नॉलेज तक हमें नहीं रखना है, वास्तविक जीवन से भी जोड़कर पढ़ाना है। हस्तपरक अनुभव बच्चा करके सीखे। प्रिंट समृद्ध माहौल, ज्यादातर चीजों को हम दिखाएं। चार्ट लीजिए, चार्ट पे बच्चे को समझाइए। जैसे आपका ईवीएस है, एसएसटी है, बच्चे को क्या करिए आप उसमें भ्रमण पर ले जाइए, इसको भी हम आगे देखेंगे। समावेशी कक्षा, कक्षा को एक साथ इंटीग्रेटेड रूप में लेकर चलिए। फिर आप देखिएगा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, बच्चे को उसकी मातृभाषा के हिसाब से चलाइए, प्लस बच्चा का जो सामाजिक परिवेश हो कि बच्चे के आसपास का माहौल कैसा है, उसकी उन क्षमताओं को देखते हुए हमें बच्चे को सिखाना है। खोजना और सीखना, बच्चे को क्या करना, पियाजे ने भी कहा है कि बच्चे को खोज परख बनाइए। बच्चे को क्या करिए कि खोजना सीखना सिखाइए, वो खुद चीज़ों को खोजे, ढूंढे, उन पर अपना विश्लेषण करे। फिर देखिएगा भ्रमण द्वारा वास्तविक अनुभव, आप बच्चे को, मैंने बताया कि बच्चे को आप इस चीज़ के भ्रमण पर ले जाइए, दिखाइए कि बेटा ये ऐसे होता है और इस तरीके से हमारी बुक में ये दिया गया है। आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। आज का सेशन हमने यहीं पे कंप्लीट किया। यदि आपको पसंद आया हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, सेशन को लाइक करिए, अन्य साथियों के साथ में शेयर कीजिए। इसके बाद में हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं सीटेट के लिए कौन कौन से, उन्हें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ में आप बने रहिएगा। जो भी आपके सुझाव सजेशंस हों उन्हें हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए।